हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री महाकाल। आप सभी को जल्दी से एक बार क्लास के साथ में जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सके, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं लगभग लगभग। मैं चाहूंगा बाकी लोग भी जुड़ जाए एक बार। कैसी चल रही है आप लोगों की जीत की तैयारी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। आज हम बैंकिंग सेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी किए, कल हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। नोटबंदी क्या होता है, अपस्फीति क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। और बैंक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बैंक का इंट्रोडक्शन और ये सब चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो बैंक के बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। और बैंक में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं बिना किसी देरी किए हेडिंग डाल देता हूं, आरबीआई, या इसी को हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कह दो, या इसी को अंग्रेजी में जो है वो सेम नाम से ही पुकारा जाता है, इसे हम आरबीआई कह देते हैं। आरबीआई आप इसे कह देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आरबीआई से रिलेटेड। जरा इसके बारे में हम समझते हैं, सीखते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बेसिक सी बात करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के साथ में जुड़ जाएंगे और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश का सेंट्रल बैंक है, आपको पता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, तो ये देश का सेंट्रल बैंक है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ये देश का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ विकास भाई, मैं चर्चा करूंगा इस विषय पे, है ना। तो मेरे दोस्त, ये देश का सेंट्रल बैंक है। क्या याद रखेंगे इसको, देश का सेंट्रल बैंक है। तो मेरे साथियों यहां पर मैं लिखूंगा देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक है ये। तो मेरे साथियों, देश का केंद्रीय बैंक आप इसे कहते हैं, या इसी को आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। देश का केंद्रीय बैंक आप इसे कह देते हैं, या इसी को मेरे साथियों क्या बोल देते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं, यह देश का सेंट्रल बैंक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो क्या जवाब आपका आना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्टैब्लिशमेंट की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसकी स्टैब्लिशमेंट की हम बात करें, इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, ध्यान रखना, तिथि का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, 1 अप्रैल 1935 को की गई, है ना। तो 1 अप्रैल 1935 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है। यह बात आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से मेरे दोस्त। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई, है ना। सरकार ने एक अधिनियम बना करके इसकी स्थापना करी थी। उस अधिनियम का नाम क्या था, तो उस अधिनियम का नाम था आरबीआई एक्ट, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इस एक्ट का नाम था आरबीआई अधिनियम 1934 की सहायता से इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, अगर मैं बात करूं कि यहां पर किस समिति की सिफारिश थी, मतलब किस कमिटी ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी मेरे दोस्त, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि रिकमेंडेशन किस कमिटी के द्वारा करी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो सिफारिश है, सिफारिश को आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वह दरअसल एक समिति के द्वारा की गई थी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस समिति को रॉयल कमीशन के नाम से भी जान लिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, रॉयल कमीशन। इस रॉयल कमीशन ने सिफारिश करी थी कि भैया देश का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसका नाम आरबीआई रहेगा।
दूसरी बात मेरे साथियों, इसी को हिंदी में क्या बोल देते पता है? रॉयल कमीशन का हिंदी में जो नाम है उसी को हम शाही आयोग कह देते हैं। इसी रॉयल कमीशन को देखो, रॉयल मतलब होता है शाही और कमीशन का मतलब होता है आयोग, तो इसी के कुछ और नाम भी है। एक आप इसको कहते हैं शाही आयोग मेरे साथियों, या फिर परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इसी कमीशन को जो है, ध्यान रखना, हम यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन है ना, इसने भी इसकी सिफारिश करी थी। मतलब एक ही बात है, ये एक ही नाम है। रॉयल कमीशन को आप शाही आयोग बोल दो, यंग हिल्टन कमीशन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान इसके अंतर्गत रखना है। अगली बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, मुख्यालय का मतलब समझते हो ना, हेडक्वार्टर, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, आरबीआई की जब स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया था। तो जरा एक बात को ध्यानपूर्वक समझना, इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में जो बनाया गया था वो कलकत्ता में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका मुख्यालय कितने दिनों तक रहा? तो मेरे साथियों, इसकी स्थापना से 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता रखा गया। क्या रखा गया? कलकत्ता। कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह कलकत्ता इसका मुख्यालय था। और 1937 के बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था मेरे साथियों, 1937 के बाद में, आफ्टर 1937 मेरे साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर बना दिया गया? तो मुंबई में बना दिया गया। मुंबई में बना दिया गया। आपको पता है सबको, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुंबई को किसके नाम से जाना जाता है? तो भैया मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसी मुंबई को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी मुंबई को मेरे साथियों भारत की वित्तीय राजधानी, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, या इसी को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये इसका मुख्यालय है मेरे साथियों, मुंबई, वर्तमान में यही है। और मुंबई को भारत की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? एक बार बताएं, यहां तक सब सही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताता हूं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब जमा पूंजी कितनी थी, तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों कि आरबीआई की जब स्थापना की गई थी तब इसके पास में जमा पूंजी कितनी थी, मतलब कितने पैसों के साथ में, है ना, कितनी कैपिटल के साथ में आरबीआई की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, याद रखना है 5 करोड़, बिल्कुल मात्र 5 करोड़ रुपये के साथ में मेरे साथियों आरबीआई की स्थापना की गई थी। आज 5 करोड़ में क्या ही होता है, लेकिन 5 करोड़ जो है मेरे साथियों, उसी 5 करोड़ के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। देखो, एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके गवर्नर कौन थे। तो गवर्नर्स के बारे में अब चर्चा थोड़ा सा इधर करूंगा, है ना, कि इसके गवर्नर, जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके गवर्नर कौन थे। तो मेरे साथियों, अगर गवर्नर्स की बात की जाए, आरबीआई के अगर गवर्नर की बात की जाए मेरे साथियों कि इसके गवर्नर कौन थे, तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो पहले गवर्नर थे, है ना, जब इसकी स्थापना की गई थी तब तब जो इसके गवर्नर थे, या जिसे हम कहते हैं पहले गवर्नर मेरे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम क्या था? तो इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे मेरे दोस्त, उनका नाम था, आपका ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या था? तो पहले गवर्नर का नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या बोलते हैं? सर ऑसबॉर्न स्मिथ हम इसे कहते हैं। तो मेरे साथियों, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सेकेंड गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जेम्स टेलर। क्या नाम है? जेम्स टेलर नाम है मेरे साथियों। तो दूसरे गवर्नर का नाम क्या है? जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर। तो जेम्स टेलर जो थे वो दूसरे गवर्नर थे। और जो तीसरे गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर, उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था मेरे साथियों?
सी डी देशमुख। तो सी डी देशमुख इनके तीसरे गवर्नर का नाम था। और ये जो सी डी देशमुख थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले भारतीय गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन व्यक्ति हैं, तो सी डी देशमुख है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखना। तो सी डी देशमुख के बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये थे। और इन्हीं के समय में इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि इसका जो नेशनलाइजेशन है, अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना लिख लें मेरे साथियों, राष्ट्र को समर्पित करना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। या 51% से अधिक की हिस्सेदारी जो है वह सरकार अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे भी राष्ट्रीयकरण हम कहते हैं। और मैं बता देता हूं, राष्ट्रीयकरण को नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेशनलाइजेशन दोस्तों, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है मेरे दोस्त वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि किस गवर्नर ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया मेरे साथियों, तो सी डी देशमुख जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है इनके द्वारा या इनके समय में किया गया। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई मेरे साथियों वह आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया। कोई दिक्कत यहां तक इतनी बातों में? एक बार बता दें, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? एक बार और रिवीजन करवा दूं, सुनना मेरी बात को सभी लोग। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो देश का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई, है ना? किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, किस एक्ट से की गई? तो आरबीआई एक्ट 1934 हम बोलते हैं, या फिर इसी को सेंट्रल बैंकिंग एक्ट, है ना, सेंट्रल बैंकिंग एक्ट, सीबीए भी बोल देते हैं आप लोग। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है? ओके, चलिए दूसरा मेरे साथियों, इसकी स्थापना की रिकमेंडेशन किसने करी? तो रॉयल कमीशन ने करी, जिसको शाही आयोग कहते हैं, जिसको यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां था मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर 1937 तक कलकत्ता में था। 1937 के बाद में मुंबई में किया गया, और वर्तमान में भी मेरे साथियों मुंबई में ही है, और भारत की राजधानी, वित्तीय राजधानी हम इसे कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कितनी जमा पूंजी, कितनी कैपिटल के साथ में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, है ना, आरबीआई की जो स्थापना है वो मेरे साथियों, है ना, आपको मैं बता दूं 5 करोड़ की कैपिटल के साथ में की गई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1999 को किया गया था। इसके गवर्नर की बात करूं तो फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे इसके, सेकंड जेम्स टेलर थे, और तीसरे जो गवर्नर थे उनका नाम था सी डी देशमुख। और ये ऐसे गवर्नर थे जो पहले भारतीय गवर्नर थे, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, मैं बताता हूं 25वें गवर्नर इसके कौन थे। इसके 25वें गवर्नर मेरे साथियों शक्तिकांत दास थे। कौन थे? शक्तिकांत दास। तो ध्यान रखिएगा 25वें गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास हम इन्हें कहते हैं मेरे साथियों, और ये वर्तमान में गवर्नर है। ध्यान रखना, ये मेरे साथियों अभी तक 2018 से अभी तक 2018 से ये क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर 2018 से रहे हैं मेरे साथियों, और आज भी आरबीआई के गवर्नर ये है। तो कहीं ना कहीं ये 25वें गवर्नर है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये कब से हैं? तो 2018 से है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, आरबीआई का लोगो के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका लोगो क्या है। लोगो का मतलब क्या होता है? लोगो का मतलब होता है इसका चिन्ह क्या है। तो अगला मैं पेज ले लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं आरबीआई का लोगो क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं अगले पेज पर लिख लेता हूं, लिखता हूं आरबीआई का प्रतीक चिन्ह या आरबीआई का लोगो। आरबीआई का जो लोगो है, आपने लोगो देखा है आरबीआई का?
अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो अभी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इसका लोगो जो है वो जरा देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसका लोगो आप देख लीजिएगा पहले। तो सबसे पहले इसका लोगो ये रहा, ये इसका लोगो है मेरे दोस्त, ये आरबीआई का लोगो आप यहां पर देख सकते हैं। ये बंगाल टाइगर है। ये कौन है मेरे साथियों? ये बंगाल टाइगर, ये आरबीआई का लोगो है और इसमें बंगाल टाइगर है। और ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है ये पाम ट्री है, पाम ट्री, ध्यान रखिएगा। कहां है ये? पाम ट्री है। पाम ट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ताड़ का पेड़ बोल देते हैं। तो इसके लोगो में क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल टाइगर है और ताड़ का पेड़ है। तो मेरे साथियों बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है, और दूसरा मेरे साथियों ताड़ का पेड़, ये पाम ट्री है। इसको हिंदी में बोलते हैं ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, या इसी को मेरे साथियों पाम ट्री के नाम से भी आप इसे जानते हैं, पाम ट्री के नाम से जानते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस बंगाल टाइगर से पहले किसका किसका लोगो था, मतलब बंगाल टाइगर बाद में हम लेकर के आए, इससे पहले किसका था? तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो है बंगाल टाइगर से पहले जो था मेरे साथियों, इसके पूर्व है ना, इससे पहले मेरे साथियों शेर था इसमें। अब टाइगर हो गया, तो इससे पहले क्या था? इससे पहले शेर था, इससे पहले शेर था। तो यह बात भी पूछी गई है, इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखवा दी है। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, है ना। इससे पहले क्या था? तो शेर था, और वर्तमान में क्या है? तो बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना? इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई के वह गवर्नर कौन है जो देश के प्रधानमंत्री भी बने? तो मेरे साथियों उन गवर्नर का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे, और दूसरी बात ये देश के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की हम बात करें, इसके फंक्शंस की हम बात करें कि आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं आरबीआई के कार्य, है ना, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य हम इसे कहते हैं, या फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के फंक्शंस की हम बात करें कि इसके कार्य क्या है। चूंकि ये देश का सेंट्रल बैंक है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक की भूमिका के रूप में भी इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। आप सभी जानते हैं कि देश का सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक के रूप में भी तो इसके कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु लिखेंगे सेंट्रल बैंक के रूप में, तो केंद्रीय बैंक के रूप में, एज अ सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक है ये, केंद्रीय बैंक के रूप में। तो भैया एज अ सेंट्रल बैंक मेरे साथियों इसके क्या क्या फंक्शंस है, या कोई भी सेंट्रल बैंक होता तो उसके क्या क्या फंक्शंस होते। तो यहां लिख रहा हूं एज अ सेंट्रल बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक। तो मेरे साथियों केंद्रीय बैंक के रूप में भी उसके कुछ कार्य है, फंक्शंस है, और उसी के साथ ये देश का बैंक भी है, तो इसके कुछ विकास करने के भी कार्य, देश में कौन कौन से विकास करने के कार्य है मेरे साथियों, ठीक है। बहुत बढ़िया। सलोनी विश्वकर्मा पूछ रही है सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे कि सीडी देशमुख? बहना सलोनी बहन इधर देखो जरा क्या लिखा मैंने, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ ही थे, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा है तीसरे गवर्नर जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख, लेकिन ये व्यक्ति भारतीय व्यक्ति थे, भारत के थे ये बाकी अंग्रेज व्यक्ति थे। तो मैंने लिखा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछे तो सीडी देशमुख है, और केवल पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो मेरे साथियों वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अब आ गई समझ में बहना? आ जाओ वापस इधर आओ बहन। तो मेरे साथियों आरबीआई के फंक्शंस की हम बात करें, क्या क्या काम करता है आरबीआई। तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, तो उसके केंद्रीय बैंक के रूप में भी इसके कुछ ना कुछ कार्य है, और दूसरे फंक्शंस को हम लोग किस नाम से डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं विकासात्मक कार्य,
है ना, डेवलपमेंटल फंक्शंस आप इसे कहते हैं, विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य, और इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। ठीक है, विकासात्मक कार्य हम इसे कह देते हैं। अब देखो आरबीआई के कार्य क्या क्या है, केंद्रीय बैंक के रूप में इसके क्या क्या कार्य है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। केंद्रीय बैंक के रूप में इसका पहला कार्य तो यह है मेरे साथियों, नोट जारी करना, है ना, तो नोट जारी करना, नोट जारी करना, ध्यान रखना, इशुइंग नोट्स, करेंसी, तो आप लिखेंगे करेंसी इशू, या ऐसा लिखे, ठीक है, करेंसी को इशू करना मेरे साथियों, ये हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो नोट को जारी करना, नोट को निर्गमन करना, देखो इसके लिए प्योर अगर इकोनॉमिक्स का शब्द मैं लूं तो नोट निर्गमन करना भी बोलते हैं इसको, है ना, नोट जारी करना, जारी करना मतलब मार्केट में उसको, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं नोट निर्गमन करना, ये भी लिख लो। निर्गमन का मतलब भी होता है इशू करना। ठीक है, तो पेपर करेंसी को इशू करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी की है। दूसरा मेरे साथियों और क्या क्या है, तो नोट जारी करना और निर्गमन करना एक ही बात है। फिर दूसरा इसका जो कार्य मुझे दिखता है मेरे साथियों वो ये है कि बैंकों को लाइसेंस देना और उनके लाइसेंस को रद्द करना। तो मेरे साथियों बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना, बैंकों को लाइसेंस देना, अगर आप बैंक खोलना चाहते हो तो आपको लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई देगा, तो लाइसेंस देना मेरे साथियों। ठीक है, तो बैंकों को लाइसेंस देना और रद्द करना और कैंसिल करना। अगर मान लो कोई बैंक ढंग का काम नहीं कर रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की भी जिम्मेदारी इसी की है। ठीक है, अगली बात ध्यान रखना, सर जीरो लेवल से पढ़ाई कब से स्टार्ट होंगे कभी नहीं होगी बेटा, है ना, ये हाई लेवल है क्या मेरे दोस्त, ये जीरो लेवल ही तो है। अगला ध्यान रखना मेरे साथियों, ये सरकार का बैंक है ना, गवर्नमेंट्स बैंकर आप इसे कह सकते हैं, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक का मतलब यह है कि जब भी कभी सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार यहां से लोन ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है सरकार, तो गवर्नमेंट्स बैंक, है ना, ये आप ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना ये बैंकों का बैंक भी है ना, बैंकों का बैंक लिखते हैं पहले, तो मेरे साथियों सरकार का बैंक है, उसके बाद में ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकर्स बैंक, क्योंकि जब भी किसी व्यापारिक बैंक को पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो इससे लोन ले सकती है। तो ये बैंकों का बैंक भी है, ये सरकार का बैंक भी है, और ये नोट जारी भी करता है, बैंकों को लाइसेंस भी देता है, उसको रद्द भी करता है। ठीक है, दोनों काम करता है, सारे काम करता है। और क्या क्या काम है इसके, तो ध्यान रखिएगा इसके और भी कुछ काम है, जैसे मैं बताऊं मेरे साथियों, इसका एक काम सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है तरलता, तरलता को क्या करना, कंट्रोल करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखिएगा। सौरव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी बातें करा करो मजा आएगा, है ना। अब तुम कहते हो कि मोटिवेट कर दो, अब मैं क्या ही मोटिवेट कर दूं, मैं खुद ही मोटा हो गया हूं, है ना, तो वेट कर लो अपना वेट मशीन पर जाकर। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका और क्या कार्य है, तो ये मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रवाह को हम बोलते हैं मनी सप्लाई, क्या बोलते हैं इसको, मनी सप्लाई कहते हैं। मुद्रा प्रवाह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मनी सप्लाई,
या इसी के लिए इकोनॉमिक्स में एक और शब्द है तरलता। तरलता को हम लोग बोल देते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, मुद्रा प्रवाह या तरलता को नियंत्रित करना। को नियंत्रित करने के लिए, ऐसा लिखो, को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मेरे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मौद्रिक नीति बनाना। आपको यह बात ध्यान रखना है कि ये जो है ये मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अभी के लिए केवल इतना, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी का, है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। और भी इसके केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य है। जैसे मैं आपको बताऊं तो भैया ये हम बोले कि सरकार को सलाह भी देता है। इसके अलावा और क्या क्या काम है? तो मेरे साथियों ये जो विदेशी विनिमय भंडार है उसको, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप उसे कहते हैं, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी इसी की है। ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं केवल कमेंट्स के रिप्लाई देने लग गया तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? है ना, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, है ना, नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि मैं ना बहुत सोच समझ के पढ़ाता हूं आप लोगों को, बहुत सोच समझ के। थोड़ा सा रुको तो सही, सब समझ में आएगा यार। और ऐसा कुछ भी नहीं, रट्टा वेकेशन है तो, है ना, रटना ही तो है इनको। मैं चाहता हूं कि न रटे आप। तो चलो, केंद्रीय बैंक के रूप में और भी इसके कुछ काम हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, विदेशी विनिमय भंडार आप इसे कह देते हैं। का रखरखाव करना, है ना, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। को मेंटेन करना। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और इतनी बातें बस याद रख लो, ये पर्याप्त है, इतनी बातें। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे साथियों देश के केंद्रीय बैंक के कार्य है। मैं एक एक बिंदु के बारे में आपको बताऊंगा वापस से, डोंट वरी, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो हर चीज समझ में आएगी। इसके विकासात्मक कार्य क्या है? तो विकासात्मक कार्य में पहला कार्य लिखना मेरे साथियों, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी। आप जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? तो अगर नहीं जानते तो सुन लीजिएगा। वित्तीय शब्द शायद त में बड़ी की मात्रा लगेगी या जो भी है। वित्तीय साक्षरता, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, पहली बात तो यह ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी इसी की है। अब ये वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह है कि देश के नागरिकों को बताए कि फ्रॉड से कैसे बचे, है ना, देश के नागरिकों को बताए कि किस तरीके से हमें मोबाइल में जो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे कैसे बचना है ना, हमें ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये सारी बातें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और फ्रॉड को रोकना, या ऐसा लिखें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दूसरा लिखना वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना,
या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे के सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी इतना लोड मत लो आप लोग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसको भी बैंक अकाउंट के माध्यम से जोड़ना। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कई कई भाई बहनों के जो है मेरे साथियों, उनके बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको बैंक अकाउंट से जोड़ना, है ना, उनका बैंक अकाउंट ओपन करना, ये सारा का सारा काम जो है वित्तीय समावेशन का काम है। तो ये कुछ प्रमुख बातें मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है। जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इस विषय के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखवाई है। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अरे भाई बता दो यार एक बार, है ना, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट जारी करना, नोट निर्गमन करना। अब देखो मेरी बात को समझना जरा, मैं जो आपको बता रहा हूं अब वो क्या बात है जरा वो समझना। ठीक है, देखो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना बेटा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, सब अच्छा लगेगा बहना। एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं आगे की बातें बताता हूं आप लोगों को। एक बार इसको पढ़ लो मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े, पढ़ लिया सबने? देखो पढ़ने का इसलिए बोलता हूं कि आपको पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसका रिवीजन तो मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा बार बार बोल बोल के, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें। चलिए पढ़ लिया है ना, आइए देखो ये इसके कार्य है, सबको पढ़ लेना है, सबको ध्यान रखना है। मैं कुछ बेसिक सी बात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, उन बातों को जरा देखना। मैं यहां पर पहली बात बताऊंगा मेरे साथियों, और वो बात क्या है। 1 रुपये का नोट हो और 1 रुपये का सिक्का हो, ये 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का जो सिक्का है ये कौन जारी करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन इशू करता है, तो 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का जो सिक्का है ये वित्त मंत्रालय जारी करता है ना। फाइनेंशियल आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो जारी करती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री, या ऐसा लिखे 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का जो नोट होता है मेरे साथियों, और 1 रुपीस का सिक्का जो है, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का, सिक्के को हम बोलते हैं कोइन। क्या बोलते हैं? कोइन। ठीक है, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का जो है वो कौन इशू करता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या बोलते हैं इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपए का नोट मेरे साथियों और 1 रुपए का सिक्का जो है वो जारी करती है। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय हम इसे कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, ये कौन, ध्यान रखिएगा, ये कौन जारी करता है? मतलब क्यों जारी करता है? वित्त मंत्रालय क्यों जारी करता है, आखिर क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, जारी करने का जो कारण है वो क्या है, जरा वो समझो। इसका कारण ये सरकार के घाटे को कम करना है ना, सरकार अपना घाटा कम करने के लिए इसको जारी करती है। तो मेरे साथियों इसका रीजन क्या है? तो सरकार या राजस्व घाटे को कम करना, ऐसा लिखो, या लिखो राजकोषीय घाटे को कम करना। अभी के लिए केवल इतना ही समझ लो, राजकोषीय घाटा या सरकार का घाटा एक ही बात है ना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए शब्द को थोड़ा सा आसान बनाना चाह रहा हूं। तो आप केवल इतना लिखो, सरकार का घाटा कम करने के लिए, सरकार का जो घाटा है ना, डेफिसिट बोलते हैं घाटे को, हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। सरकार का घाटा कम करने के लिए, कम करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, सरकार अपना घाटा कम करने के लिए 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का जारी करती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कैसे नोट जारी करती है, उसका कोई तो तरीका होगा। तो मेरे साथियों, नोट को जारी करने के लिए आरबीआई एक सिस्टम को अपनाती है जिसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मिनिमम रिजर्व रेशो आप इसे कहते हैं, न्यूनतम आरक्षित अनुपात, न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली, क्या बोलते हैं? न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली, ठीक है, ये प्रणाली कौन अपनाती है? तो आरबीआई अपनाती है। इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मिनिमम रिजर्व, मिनिमम रिजर्व रेशो सिस्टम। ठीक है, मिनिमम रिजर्व रेशो सिस्टम, इसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली आप इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कितने रुपए की है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है वो 200 करोड़ रुपए की है। कितनी ही मेरे साथियों? 200 करोड़ रुपए की। ठीक है, 200 करोड़ रुपए, यानी कि आरबीआई के खजाने में कुल कितना पैसा होना चाहिए नए पैसे को जारी करने के लिए? तो आरबीआई पैसा तब तक, ध्यान रखना, आरबीआई पैसा तब तक, है ना, पढ़े, आरबीआई पैसा तब तक नया जारी नहीं करती, तब तक नई न्यू करेंसी को इश्यू नहीं करती जब तक कि उसके गुल्लक में 200 करोड़ रुपए ना हो। ध्यान रखना, अब 200 करोड़ रुपए ना हो इसका मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये मेरा गुल्लक है ना, ऐसा मानना आप लोग, जैसे ये पानी की बोतल है, ऐसा मान लो ये मेरा गुल्लक है। गुल्लक, गुल्लक समझते हो ना क्या होता है? जिसमें हम पैसा रखते हैं उसे हम बोलते हैं गुल्लक। ठीक है, तो मान लो ये मेरा गुल्लक है और मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं, तो मैं पैसा कब तक इशू नहीं करूंगा, नया नोट कब तक इशू नहीं करूंगा मैं? जब तक कि इस मेरे गुल्लक में, आरबीआई के गुल्लक में, आरबीआई के खजाने में 200 करोड़ रुपए ना हो जाए। अगर मार्केट से पैसा आकर के इसके अंदर 200 करोड़ रुपए हो जाएगा, तब मैं नई मुद्रा जारी करूंगा, नई करेंसी को इश्यू करूंगा। अब दिक्कत यह कि अगर 200 करोड़ रुपए में कैश के रूप में रखूंगा तो कभी भी आग लग सकती है। आ रही बात समझ में? या फिर 200 करोड़ रुपए को अगर मैं, ध्यान रखना, अगर मैं मेरे साथियों विदेशी मुद्रा के रूप में रखूंगा तो मेरे साथियों कभी भी चोरी हो सकती, मतलब नोट के रूप में तो उसको नहीं रख सकता। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 200 करोड़ रुपए जो है, समझना मेरी बात को, इस 200 करोड़ रुपए, ये 200 करोड़ रुपए किन किन रूपों में हो सकते हैं? तो 200 करोड़ में से ऐसा नियम बनाया गया है कि 115 करोड़ रुपए के क्या हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो किसके रूप में हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा,
115 करोड़ गोल्ड के रूप में हो सकते हैं, मतलब 115 करोड़ का सोना हो सकता है, सोने के रूप में। ये सोना, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो 200 करोड़ रुपए उसके खजाने में होने चाहिए। 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। और जो 85 करोड़ रुपीस है मेरे साथियों, 85 करोड़ रुपए जो है, ये किन किन रूपों में हो सकते हैं? तो मेरे साथियों ये कैश के रूप में हो सकते हैं, नगद आप इसे कहते हैं मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। कैश के रूप में हो सकते हैं, या फिर विदेशी मुद्रा के रूप में हो सकते हैं, जैसे डॉलर, यूरो, इनके रूप में। तो विदेशी मुद्रा आप इसे कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी आप कह सकते हैं मेरे साथियों, है ना। तो विदेशी मुद्रा के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर ये प्रतिभूति के रूप में भी हो सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है प्रतिभूति क्या होता है। प्रतिभूति का मतलब होता है केवल एक कागज, है ना। प्रतिभूति के रूप में भी ये हो सकते हैं। तो प्रतिभूति को अंग्रेजी में सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। अभी के लिए केवल इतना समझना कि सिक्योरिटी आप उसे कहते हैं, तो सिक्योरिटीज आप इसे कह लें। अभी केवल इतना समझो, ये आगे आएगा सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथियों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली समझ में आ गई क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये आरबीआई अपनाया है, या आरबीआई के द्वारा इसको अपनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1956 में अपनाया। आरबीआई ने इसको कब अपनाया? तो 1956 में इसको आरबीआई ने अपनाया। लिख लो, है ना, आरबीआई ने, इसको लिख लेना यार, यह प्रश्न आया हुआ है। आरबीआई ने 1956 में अपनाया। आरबीआई ने 1956 में अपनाया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको अडॉप्ट कब किया आरबीआई ने? तो 1956 में इसको अडॉप्ट किया। और कितना रुपए है ये? तो 200 करोड़ रुपए की प्रणाली है। इसमें से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में हो सकते हैं, गोल्ड के रूप में, और बाकी कैश, विदेशी मुद्रा या सिक्योरिटीज के रूप में हो सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रख लो, अच्छी बात रहेगी, है ना। बात आ गई समझ में? मतलब अगर इतना पैसा नहीं होगा आरबीआई के पास में तो वो नया नोट इश्यू नहीं करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए अब देखो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक बात तो ये है कि आरबीआई सरकार का बैंक भी है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में से किसी को भी अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार आरबीआई से लोन ले सकती है। लेकिन अगर मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लोन नहीं ले सकता। आ रही बात समझ में? अगर आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप भी लोन वहां से नहीं ले सकते मेरे साथियों। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। भैया कोइन इशू कौन करता है? आयुष यार ऊपर लिखा है ना, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्यों जारी करता है? घाटे की पूर्ति के लिए, है ना। फिर दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि मेरे साथियों सरकार का बैंक है वो, इसलिए क्यों? इसलिए सरकार को जब भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो ध्यान रखिएगा सरकार इससे पैसा ले सकती है, उधार ले सकती है। इसके अलावा ये बैंकों का बैंक भी है, यानी कि किसी भी व्यापारिक बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को जब भी कभी पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वह आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है। आरबीआई से क्या ले सकती है? पैसा उधार ले सकती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। ये बैंकों को रेगुलेट भी करता है, मैंने बताया ना बैंकों का बैंक है। तो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, बैंकों को चलाने के लिए, बैंकों को संचालित करने के लिए इस सरकार ने एक अधिनियम बनाया है और उसका नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं। व्यापारिक बैंकों को, या ऐसा लिखें अन्य बैंकों को अन्य बैंकों को विनियमित करने के लिए, विनियमन के लिए, ऐसा लिख लो, अन्य बैंकों को विनियमन, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में रेगुलेशन, करने के लिए संसद ने क्या बनाया? तो ध्यान रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये बनाया था 1949 में, है ना। संसद ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये बात भी ध्यान रखना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बाकी अन्य बैंकों को या कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने के लिए संसद ने बनाया। ये बात आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, 1 रुपए का जो नोट होता है, सॉरी, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हम इसे कहते हैं, उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के सिक्के पर, सॉरी 1 रुपए के नोट पर। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर मेरे साथियों फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मैं आपको बताता हूं वित्त सचिव के हस्ताक्षर कहां पर होते हैं, शायद बता चुका हूं मैं आपको, है ना, मैं आपको कल बता चुका हूं मेरे ख्याल से इसको भी। तो ये आप 1 रुपए का नोट देखेंगे, ये रहा 1 रुपए का नोट, बड़ा छुपा के रखा है मैंने इसको। तो ये 1 रुपए का नोट देखेंगे मेरे साथियों, इस 1 रुपए का जो नोट है ये, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखो, ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है यह भी मैंने बताया है अभी आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कौन सा मंत्रालय, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय मेरे साथियों? वित्त मंत्रालय जो है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम से जानते हैं, वो मेरे साथियों इसको जारी करता है ना, इश्यू करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्यों इश्यू किया जाता है, तो मेरे साथियों इसका कारण क्या है? तो इश्यू करने का कारण है घाटे को कम करना। सरकार का जो घाटा है उसको कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अरे बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? इतनी बात ओके है ना? उम्मीद है यार ओके होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर इस पे होते हैं। ये यहां पर बताया गया है अच्छे से, ये साइन किए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। इतनी बातें समझ में आ गई। कल देखो एक और बात मैंने बताई थी मेरे साथियों कि ये मौद्रिक नीति बनाता है, तो कल हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर अगला ही होगा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। बता दूं मौद्रिक नीति के बारे में थोड़ा बहुत? चलो आ जाओ सुन लो मेरे साथियों। आप यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर बताया मुद्रा प्रवाह या तरलता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बनाना। तो ये मौद्रिक नीति क्या होती है? तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, मौद्रिक नीति। पढ़ लो चलो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति है ना, या इसी को मॉनेटरी पॉलिसी भी हम कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली बात तो यह आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, इसका निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका जो निर्माण है वो कौन करता है? तो इसका निर्माण या फॉर्मेशन की हम बात करें, इसका जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को देश का केंद्रीय बैंक बनाता है। तो देश का केंद्रीय बैंक, ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, यानी कि आरबीआई बनाता है। ठीक है, आरबीआई बनाता है। कब कब बनाता है मौद्रिक नीति को? तो ध्यान रखिएगा, ये हर 2 महीने में बनाता है। तो ये द्विमासिक आधार पर बनाता है, बाय मंथली। अयो आई 5 मिनट। ये द्विमासिक आधार पर बनाता है। द्विमासिक का मतलब होता है बाय मंथली, बाय मंथली। बाय मंथली बनाता है, मतलब हर 2 महीने में बनाता है। क्यों बनाता है? ठीक है, क्यों बनाता है, आखिर क्या कारण है? तो मेरे साथियों इसलिए बनाता है ताकि तरलता को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? हर 2 महीने में क्यों बनाता है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका?
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना। मुद्रा प्रवाह, या इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बोल देते हैं, या फिर इसी को एक और शब्द के नाम से जाना जाता है, तरलता। क्या बोल देते हैं इसको? तरलता बोल देते हैं। और तरलता को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। मनी सप्लाई का मतलब है पैसों का प्रवाह। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो उसको खींचना, कम करना, और अगर बाजार में पैसा कम है तो पैसा बाजार में डालना, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई, है ना। कल और इसके बारे में और अच्छे से ध्यान देंगे। तो मुद्रा प्रवाह या तरलता को नियंत्रित करना, ऐसा लिखो, नियंत्रित करना, या ऐसा लिखे समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना, या नियंत्रित करना एक ही बात है यार, है ना। नियंत्रित करना। अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो गया है तो ये नीति बनाता है, ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और कम हो गया तो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा। इसके प्रकार कितने? मौद्रिक नीति कितने प्रकारों की होती है? तो 2 प्रकारों की होती है। अगर इसके टाइप्स आपसे पूछे कि कितने टाइप्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 प्रकार है। इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार। सबसे पहला एक प्रकार है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति, है ना, कठोर मौद्रिक नीति। और दूसरा है मेरे साथियों सस्ती मौद्रिक नीति। और इसे हम कब करेंगे? अब कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। तो वो बोलता है ना, क्या करोगे? तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसे हम कल करेंगे इसको, कल। ठीक है, बस करो सर। ओहो, क्या बात है, परेशान हो गए आप मुझसे? बस करो सर। ओहो सर, आज नींद आ रही है। ओके भैया, आरबीआई प्राइवेट बैंकों को भी लाइसेंस देता है क्या? हाँ बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है भाई, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देता है। आप चाहें तो बैंक खोल सकते हैं, है ना। लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए। बहुत बढ़िया, वाह, आपने जवाब दिया था सर जी। बेबी को हमें भी दिखाओ। अभी बेबी हो तो सही। हाँ, अनुज जी ने बिल्कुल सही समझा है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब शेष वार्ता आपसे कल करेंगे, कल यानी कि कल। ठीक है, तो चलिए दोस्त, कल मिलते हैं अब लोग। आज के लिए इतना ही करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।